स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की क्लास 8 में हम लोग यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे। इसमें यूरोप के सभी देशों की विशेषताएं, औद्योगिक शहर, किन नदियों के किनारे वो स्थित हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सीरीज़ यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी सहित सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को यूरोप का राजनीतिक मानचित्रण करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देशों के समूहों पे ध्यान देंगे, फिर कंट्री बाय कंट्री एक कंट्री को पकड़ेंगे तो उसके सारे शहरों को, नदियों को और सारी विशेषताओं को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, कुछ कंट्री इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं, ठीक है, और कुछ अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे, उनको अलग मैप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा हमारा अभी एक मैप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ कंट्री जैसे छोटी छोटी कंट्री हैं, जैसे चेक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया या यूगोस्लाविया पूरा हो गया, इनके ऊपर हम लोग इतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है क्योंकि प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंट्री इंपॉर्टेंट है जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, तो इनको हम लोग अलग से मैप में पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोगों ने अलग से जैसे रशिया का मैप तैयार किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक एक कंट्री का, ये 6-7 कंट्री जो इंपॉर्टेंट है यूरोप में, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग पहले ही जानते हैं कि यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, दक्षिण में क्या है, और पूर्व में तो हम लोग को पता है कि ये यूरेशिया लैंड का ही हिस्सा है। जैसे आप लोगों ने देखा था, ये जो हिस्सा है यहाँ से यूरोप डिवाइड होता है यूराल पर्वत से। प्राकृतिक वाला मानचित्र नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूरोप है। ठीक इसी तरह यहाँ कैस्पियन सागर वही काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे काकेसस वही काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये डिवाइड हो रहा है। इधर देखिए, ये एशिया से कैसे अलग हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टर्की एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। तो ये टर्की बताया भी कि टर्की दोनों कॉन्टिनेंट में, इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। ठीक है, जॉर्जिया यहाँ पे बॉर्डर वाली कंट्री है। फिर ये देखिए, ये जो तीनों कंट्री हैं ये भी बॉर्डर पे ही हैं। ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट के को जोड़ने का काम करती हैं। तो हम लोग अब सामान्य विशेषताओं से अब राजनीतिक विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कंट्री का समूह पढ़ना है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो मतलब प्राचीन वाइकिंग्स थे, ठीक है, उनका एक लैंड था, उनकी एक भौगोलिक पृष्ठभूमि थी। उसके आधार पे जो हम लोग एक शब्द गढ़ा है हम लोगों ने, उसका नाम है नॉर्डिक। ठीक है, ठीक, नॉर्डिक एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, भौगोलिक है और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क है। ठीक है, इसमें जो मेन एक तरह से समझिए कि ये निर्जातीय समूह है। ठीक है, और ये निर्जातीय समूह जहाँ जहाँ विस्तृत था वो क्षेत्र ही नॉर्डिक कंट्री कहलाया। ठीक है, इनका विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क तक था। इसके बाद की कंट्री को ये दूसरे निर्जातीय समूह का समझते थे। ठीक है, यहाँ तक कि इनके धर्म भी अलग थे। ठीक है, जैसे ये मूर्ति पूजक थे और वो बाकी जगह क्रिश्चियन लोग थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, आगे चले तो स्कैंडिनेवियाई जो है वो ऐतिहासिक और भाषाई, मतलब नॉर्डिक के अंदर जो भाषाई साम्यता का क्षेत्र था उसको स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा गया। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। ठीक है, अगर इसको मैप में देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे नॉर्वे है, ये स्वीडन और डेनमार्क, तो ये तीनों जो हैं वो स्कैंडिनेवियाई हैं। जबकि जब हम लोग नॉर्डिक कंट्री की बात करते हैं तो उसमें फिनलैंड भी शामिल हो जाता है, फिनलैंड भी शामिल होता है और फिर इधर आइसलैंड भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को ध्यान से देखनी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आसपास की कंट्री से नहीं फंसाता है, थोड़ा सा इधर उधर जरूर होगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट समूह है वो हमारा है बाल्टिक कंट्री। ठीक है, बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं। पहला है एस्टोनिया, फिर लाटविया, फिर रीगा। ये तीनों कंट्री यूएसएसआर के विघटन के बाद ये पहले रसिया का हिस्सा थे। ठीक है, तो जब रसिया का हिस्सा थे तो रसिया के पास एक लंबी तटरेखा थी बाल्टिक सी में। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये तीनों कंट्री अलग हो गए हैं और इन्होंने अब ये अपने को पश्चिमी ध्रुव का हिस्सा मानते हैं, पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा मानते हैं और थोड़ा सा असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं। जैसे आप लोगों ने इंडिया के बारे में सुना है कि इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो भारत से ज़्यादा नज़दीकी इसलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक डर काम करता है, इसको मतलब पॉलिटिकल उसमें बिग ब्रदर
वो कहते हैं, थियोरी कहते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा देश अगर करीब में है तो उनको ये रहता है कि कहीं इससे खतरा ना हो जाए कभी। तो एस्टोनिया, लाटविया और रीगा, ये तीनों साथ में बाल्टिक कंट्री कहलाती हैं, ठीक है। बाल्टिक कहलाने का कारण क्यों क्या है कि बाल्टिक सी पे इनका वो है, किनारा लगता है, ठीक है, इस वजह से इसको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। आगे चलें तो एक बड़ा समूह बाल्कन कंट्री का है। उससे पहले हम लोग यूके को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कई शब्द सुने हैं, यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये तो पहले तो जैसे भारत का एकीकरण नहीं हुआ था तो वैसे यूके का भी नहीं हुआ था, ठीक है। यूके में भी अलग अलग राज्य हुआ करते थे। आप लोग मतलब कभी अगर यूके का कुछ पढ़ने का मौका मिला तो समझ में आएगा। जैसे ये वाला राज्य वेसेक्स था, ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थम्बिया कहते थे, ठीक है। उसी तरह ये हमेशा से अलग एक राज्य था, आयरलैंड, ठीक है। तो लेकिन यूके का एकीकरण हुआ, ठीक है, बड़े बड़े राजा हुए, जैसे यहाँ पे एकीकरण हुआ अंग्रेज़ों के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो ऐसे हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड मेनलैंड है, ठीक है, ये जो इतना आप लोगों को दिख रहा है, ठीक। अब देखिए ये वाला हिस्सा वेल्स है, ठीक, इसके ऊपर स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है और ये उत्तरी आयरलैंड है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको हम लोग कह रहे हैं वेल्स है, ये स्कॉटलैंड लिखा ही हुआ है, ये नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड है और ये मेन आयरलैंड है। तो हम लोग अलग समूह को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो इंग्लैंड सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन जब इंग्लैंड से वेल्स और स्कॉटलैंड जुड़ जाता है जो कि एक ही द्वीप का हिस्सा है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि हम लोग ये ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है, जैसे अभी देखिए इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था और वेल्स था, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन हुए थे। और ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है जो कि आयरलैंड द्वीप का हिस्सा है, तो इस पूरे समूह को हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं बाल्कन कंट्री। तो बाल्कन कंट्री कुल 12 देशों का समूह है, ठीक है, कुल 12 देशों का समूह है। और इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो प्राचीन यूगोस्लाविया का हिस्सा हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ये समझिए कि यूगोस्लाविया एक पुरानी मतलब ऐसी कंट्री थी, ठीक है। और जैसे जब इंडिया आज़ाद हुआ 1950s में ही, तो उस समय ये देश भी काफ़ी प्रगति पे था। समझिए कि 10-12 देशों का समूह था, ठीक। तो यूगोस्लाविया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो, उन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष बनाया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। बाद में यूगोस्लाविया का विघटन हो जाता है और कई सारे देश जन्म लेते हैं। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं जो बाल्कन कंट्रीज़ में शामिल हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें आप लोग मैप के थ्रू देख रहे हैं कि कौन कौन है। जैसे ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया, ये हमेशा से अलग कंट्री रही हैं, ठीक है। और अल्बानिया, ये भी अलग कंट्री हैं। और लेकिन इसमें बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूगोस्लाविया का हिस्सा हैं। अगर हम लोग देखना चाहें तो कुल मिला के कितने देश कहाँ पे हैं, तो जो प्राचीन यूगोस्लाविया था उसमें कुल 8 देश शामिल थे, ठीक है। उन 8 देशों में आपका केवल सर्बिया, कोसोवो और मेसिडोनिया नहीं थे, ठीक है, ये तीनों नहीं थे। 1 2 3 4 5 ये कंट्रीज़ थी और कुछ और कंट्रीज़ यूगोस्लाविया में शामिल थी। तो बाल्कन कंट्रीज कुल मिला के इस वाले हिस्से में करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर ना, तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ भी दिया तो कन्फ्यूज़न करने के लिए उसमें ऑप्शन में या तो यूक्रेन डाल देगा या तो थोड़ा पोलैंड डाल देगा, ठीक है, थोड़ा दूर का राज्य डालेगा ताकि आप एकदम ही कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक। तो अब देखिए बाल्कन कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल है। तो रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हेर्जेगोविना, हंगरी और ये हमारा क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारे देश हैं, ठीक है। तो देखिए जो अगर आप लोग कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी से कनेक्ट होती है इसमें, तो वो समझ में आएगा। अब जैसे देखिए ऑस्ट्रिया जो देश है ना, वो ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था, ठीक है, वो कभी जर्मनी और इनका हिस्सा था एक साथ। उसी तरह कभी चेकोस्लोवाकिया एक साथ था, जैसे चेक और स्लोवाकिया, ये दोनों कभी चेकोस्लोवाकिया नाम के एक राज्य हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। जर्मनी का जब उत्कर्ष था तो जर्मनी ने इन सभी पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा कि इनका भी इतिहास से ही इसकी ज्योग्राफी का भी जन्म हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बाल्कन कंट्रीज के बाद। तो एक बार एक नज़र इस पर डाल लीजिए कौन कौन सी है। तो राजधानियाँ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जरूर याद रखिएगा कि राजधानियाँ नहीं भूलनी है, क्वेश्चन इससे पूछा है
PCS 2022 या 23 में पूछा था एक क्वेश्चन इसी के राजधानियों से, और वही सबसे ट्रिकी भी था, ठीक है। बाकी राजधानी आसानी से याद हो जा रही थी उसमें। तो देखते हैं सबसे पहले है स्लोवेनिया, इसकी राजधानी है लुजुब्लुजाना, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, बोस्निया हेजगोविना की साराजेवो, मॉन्टेनेग्रो की पोडगोरिको, अल्बानिया की तिराना, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड जो है डेन्यूब के तट पे है, कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना, मेसिडोनिया की स्कॉप्जे, ग्रीस की एथेंस, प्राचीन शहर एथेंस, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ये सारे राज्य आपको एड्रियाटिक सी से लेके ये ब्लैक सी के बीच में मिलते हैं, ठीक है। इस तट पे एड्रियाटिक सी है, इधर ब्लैक सी है, नीचे एजियन सी है, इन तीनों से घिरे हुए ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। अब बाल्कन कंट्रीज़ के बाद हम लोग ऐसे देशों के बारे में थोड़ा जानते हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में हैं। तो इसमें सीधे सीधे रशिया तो आपको दिख ही रहा है, रशिया का एक हिस्सा यूराल से इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप का हिस्सा है, और यूराल से उस तरफ वाला हिस्सा जिसको हम लोग साइबेरिया कहते हैं, ठीक है, वो हिस्सा जो है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। टर्की का, तो टर्की के बीच में, अब जैसे ऐसे टर्की है ना, तो इसके ऊपर जो इस्तांबुल शहर है, यहाँ पे इस्तांबुल है, बीच में सी ऑफ मरमरा है, और फिर टर्की मेनलैंड है, ठीक है। तो टर्की का 95% हिस्सा तो एशिया का ही है, लेकिन ये जो सी के वजह से, और 2 जल संधियाँ यहाँ पे हैं, अगर आप लोग को रिकॉल हो रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये इस्तांबुल यूरोप का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। दार्दानेलीज और बास्फोरस जल संधि दोनों से ये अलग हो जाता है यूरोप से, ठीक है। ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़े हैं, आप लोग रिवाइज करके तभी इसको पढ़िए तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी, अब ये कुछ ऐसे समूह थे। अब देखिए इसमें एक है आइबेरियन पेनिनसुला, उसको देखते हैं। तो आइबेरियन पेनिनसुला पे 3 देश हैं, पहला है एंडोरा, दूसरा है पुर्तगाल और तीसरा है स्पेन। ये तीनों आइबेरियन पेनिनसुला के द्वीप हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों का नाम, ठीक। इसके अलावा अगला चलते हैं, कुछ छोटे देश हैं जिनका नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको हम लोग ऐसे लिस्ट नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एंडोरा जो है, एंडोरा एक छोटा सा देश है। इसके अलावा वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी एक दुनिया का सबसे छोटा देश है, आपको पता है, ठीक है। रोम और वेटिकन सिटी एक दूसरे में ऐसे सबमर्ज हैं कि वेटिकन सिटी के अंदर रोम है और वो शहर ही इतना छोटा है जिसमें कुछ हज़ार लोग ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इटली के अंदर सैन मोरिनो नाम का एक देश है जो देश के अंदर देश का उदाहरण है। अगर आप लोग अफ्रीका का मैप पढ़ के आए हैं तो आप लोग को याद होगा एक वहाँ पे स्टेट था जिसका नाम था लेसेथो, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के अंदर था, इसकी राजधानी मसेरू हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेसेथो देश के अंदर देश का उदाहरण है, उसी तरह सैन मोरिनो भी देश के अंदर देश का उदाहरण है, ठीक है। देखिए 2 देशों के बीच में नहीं, किसी देश के अंदर पूरी तरह से आबद्ध होना ये अपने आप में एक भौगोलिक विशेषता है, ठीक है। इसलिए इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग को देश देखना है उसका नाम है, यहाँ देखिए यहाँ पे है, ये देश है ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में। ये नोट करिएगा, ये छोटी चीज़ें नहीं है, क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लिचेस्तान नाम का एक देश है जिसकी राजधानी है वाल्दूज, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस देश को हम लोग को ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ फेमस देश हैं जिनका आपको पता है कि ये देखिए लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय के लिए जाना जाता है, जैसे सिंगापुर वगैरह हैं इनकी पर पर्सन या जिसको कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक उच्च है, वैसे ही लग्जमबर्ग की भी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ऊंची है, ठीक है। लग्जमबर्ग किन देशों के बीच में है ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। तो ये है बेल्जियम, इधर से है फ्रांस और इधर से है जर्मनी, ठीक है। तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी के बीच में स्थित है लग्जमबर्ग, ठीक है। इस तरह के छोटे देशों को हम लोग को ध्यान में देना है। और देखते हैं कोई देश हम लोग से छूट रहा हो तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश है। देखिए देश के अंदर देश वाला हम लोगों ने कुल कितना उदाहरण अभी देखा था, तो वेटिकन सिटी देखा है, सैन मोरिनो देखा है और लेसेथो देखा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी एक छोटा सा देश है जिसका नाम देखिए रिकॉल नहीं हो रहा है, इसका भी नाम याद आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख तो दिया है लेकिन वो रिकॉल नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंट्रीज़ बाई कंट्रीज़ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नॉर्डिक कंट्री से ही शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन शामिल है ये आप लोग रिवाइज करके सबसे पहले नॉर्वे को शुरू करेंगे, ठीक है।
तो चलते हैं नॉर्वे की विशेषताओं को देखेंगे। देखिए ये एमसी जो लिखा था ना, ये एमसी लिखने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन इसका हो गया। असल में ये इसका नाम है मोनाको, ठीक है, देखिए याद रखिए, मोनाको एक बिस्किट भी आता है। तो एमसी लिखने की वजह से मैं उसका फुल फॉर्म के चक्कर में पड़ गया कि क्या ही है ये। आगे चलते हैं, चलिए नॉर्वे पे शुरू करते हैं नॉर्वे को। अब नॉर्वे तो ऊपर से आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसके बगल में जो है ना, ये देखिए नॉर्वेजियन सी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, ठीक। नॉर्वेजियन सी जो है ना, वो कई सारी चीज़ों की वजह से फेमस है, और यहाँ पे द्वीपों पे अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, इस वजह से नॉर्वे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि चूंकि नॉर्वे तो लगभग आर्कटिक वृत्त के पास पहुंचता है, मतलब ये ऐसी जलवायु का प्रदेश है। जब हम लोग जलवायु देख रहे थे पिछले वीडियो में, तो आप बताया था कि ये जो है बोरियल वनस्पति का क्षेत्र है, मतलब टैगा टुंड्रा प्रदेश होना चाहिए। तो ये जो जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो ग्लेशियर होने चाहिए, लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हम लोग ने उसी समय पढ़ा था कि एक जलधारा बहती है जिसका नाम है, यहाँ पे नॉर्वे की गर्म जलधारा बहती है, ठीक है। ये नॉर्वे की गर्म जलधारा क्या करती है, इस क्षेत्र के जितने भी पोर्ट हैं उनको खोलने का काम करती है, और इसके अलावा यहाँ ताप वृद्धि करके ग्लेशियर बनने से रोक देती है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर से ठंडी जलधारा, अपने आप ठंडा एरिया है, नॉर्वे की गर्म जलधारा यहाँ पे मत्स्यन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे दो चीज़ों की एकदम सामान्य विशेषताएं आपको ऐसे दृष्टिगोचर होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि टैगा वनस्पति का क्षेत्र है, तो लंबरिंग का जो उद्योग है, ठीक, लकड़ी, पेपर इंडस्ट्री, ये दोनों उद्योग यहाँ पे बड़े आराम से होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ ये मत्स्यन के लिए जाना जाएगा। तो हम लोग सबसे ऊपर से चलते हैं, तो सबसे ऊपर एक द्वीप देखेंगे जिसका नाम है स्वालबर्ड द्वीप, ठीक है। स्वालबर्ड द्वीप यहाँ पे कोयले के लिए जाना जाता है, कोल क्षेत्र है, ठीक है। तो नॉर्वे के पास लौह उत्पादन तो है, कोयला नहीं है, इस वजह से क्या करता है, ये पोर्ट कर देता है ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाविक पोर्ट है जहाँ से ये पत्तन शहर है और लौह का निर्यात हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लोफ्टन द्वीप है। लोफ्टन द्वीप जो है वो स्पेशली कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कॉड मछली इंपॉर्टेंट है विटामिन के लिए, तो लोफ्टन द्वीप कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नॉर्वे और स्वीडन जो दोनों देश है ना, ये दोनों देश एक ही जलवायु के हैं, तो ये बोरियल, अभी बताया था, बोरियल और टैगा वनस्पति के लिए जाने जाते हैं, ठीक। तो लकड़ी और कागज उद्योग दोनों के लिए ये अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा नॉर्वे में मत्स्य उत्पादन के आदर्श स्थितियाँ कैसे विद्यमान है, तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पहली बात है महाद्वीपीय शेल्फ है, ठीक। महाद्वीपीय शेल्फ क्या है, अगर भौतिक पढ़ने का मौका मिला हम लोग को तो वहाँ बताएंगे कि जैसे महासागर का जो स्थलाकृति है उसमें मग्नतट होता है, ठीक है। तो मग्नतट क्या होता है, वो उथला एरिया होता है, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे मोटी भाषा में उथला समुद्री भाग समझ सकते हैं, क्योंकि मछलियाँ जो ज़्यादातर है ना वो उथले भागों में ही रहती हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन हाई रहती है, सौर विकिरण पहुँचता है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, इन दोनों की वजह से वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का जन्म होता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन होता है तो जू प्लैंक्टन का जन्म होता है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये दोनों छोटे शैवाल जैसी चीज़ें। जू प्लैंक्टन जो होती है ना, ये अत्यंत छोटे जीव होते हैं, जो क्या है, मछलियों का भोज्य पदार्थ है। अब इनको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, इसलिए यहाँ पे मत्स्य के लिए आदर्श स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझी। आगे एक शहर है जिसका नाम है ट्रॉन्डियम, ठीक है। हिंदी में इसको लिखें तो ये ट्रॉन्डियम शहर है। ये किसके लिए फेमस है, तो अब आप लोग ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि ये मत्स्य के लिए फेमस हो सकता है और पेपर इंडस्ट्री के लिए। कारण क्या है, पेपर इंडस्ट्री का कारण है टैगा या टैगा वनस्पति यहाँ की, और मत्स्यन के लिए यहाँ के जो भौगोलिक विशेषताएं वो इंपॉर्टेंट है। रिलेट करके पढ़िए, देखिए कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपसे ऐसे डायरेक्टली मैं बोल दूँ कि ट्रॉन्डियम को याद करिए क्योंकि ये मत्स्य और कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आप लोग इसका कारण तो समझेंगे नहीं। कल को प्रश्न पूछ दिया और प्रश्न में केवल इतना ट्विस्ट कर दिया कि टैगा की जगह लिख दिया बोरियल, तो अगर आप लोगों ने अलग से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल सा फैक्ट है एकदम, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हम लोग को शहर पढ़ना है उसका नाम है बर्गन। बर्गन, अब यही दोनों चीज़ों के लिए ये भी जाना जा रहा है। किसके लिए जाना जा रहा है, तो पहला है मत्स्य और दूसरा है मत्स्य है पेपर है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए जाना जा रहा है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही हम लोग उत्तरी सागर के मग्न तट पे आते हैं, नॉर्वेजियन सी छोड़ के नॉर्थ सी, यहाँ नॉर्थ सी के तट पे आते हैं, तो एक नई चीज़ इसके विशेषताओं में जुड़ती है। वो ये है कि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है, उत्तरी सागर मग्न तट पे। जैसे हम लोग
अलियाबेट के पास मुंबई में, मुंबई के किनारे पे मगन तट पे हम लोग मुंबई हाई, जिसको हम लोग बॉम्बे हाई कहते हैं, वहाँ पे जैसे हमको क्रूड ऑयल मिलता है, वैसे उत्तरी सागर मगन तट पर भी नॉर्वे के ब्रेंट क्रूड ऑयल मिलता है। ये अत्यधिक उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता का तेल है और यहाँ पे सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेवेंजर शहर है वो किसके लिए जाना जाएगा? तो ये खनिज तेल और उत्पादन और शोधन के लिए जाना जाएगा। उत्पादन भी करेगा और तकनीक अगर उस देश के पास है तो शोधन भी कर लेगा। तो नॉर्वे कोई पिछला कंट्री तो है नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेवेंजर शहर, हम लोगों ने 3 शहरों को पढ़ा। पहला है ट्रॉडियम, दूसरा पढ़ा बर्गेन और फिर स्ट्रेवेंजर। ठीक, अब यहाँ के बाद हम लोग अगले देश के ऊपर चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो उत्तरी सागर के मग्न तट का निचला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं फिशर बैंक, और जो नॉर्वे के पास वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट फिशर बैंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है कि ग्रेट फिशर बैंक कहाँ पे है। तो ये हम लोग सीधा इसका आंसर अगर सी के लैंग्वेज में देना है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये उत्तरी सागर में है भाई, उत्तरी सागर में है। और अगर ऐसे पूछे तो नॉर्वे का तट है। ठीक है, उसी तरह जो डॉगर बैंक है, ये हम लोग अभी यूके वाले में पढ़ेंगे, तो वो नॉर्थ सी में वो भी है, उत्तरी सागर में ही है, लेकिन वो किसके किनारे विस्तृत है? ये यूके के सहारे विस्तृत है। ठीक है, चलते हैं अगले देश पे। तो अगला देश है स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन में हम लोग को 2 खाने पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर पे एक पर्वत पड़े हुए हैं। उस पर्वत का नाम है, ये देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ठीक है, अब उसी पर्वत के दो शहर हैं, छोटे छोटे 2 खाने हैं। एक का नाम है गैलिवरे, दूसरे का नाम है किरुना। ठीक है, किरुना और गैलिवरे से लौह उत्पादन होता है। और चूँकि स्वीडन जो है वो उसके पास कोयला है नहीं, तो वो अपने मेन सेंटर पे लाने के बजाय उसको बगल के नाविक पोर्ट से ही एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये नाविक पोर्ट जो नॉर्वे का था उसी से एक्सपोर्ट कर देता है, और ऊपर स्वालबर्ड द्वीप से भी क्या होता है, ये भी एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है ना, ये सब कंट्रीज़ आज से कई मतलब दशक पहले ही हो चुकी हैं विकसित। ठीक है, तो भारत जैसी इस्पात की मांग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का विकास कम है, इसीलिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे समझिए ना, इनको कोयला इसलिए भी नहीं चाहिए। भारत को कोयला क्यों चाहिए? तो ऊर्जा के लिए चाहिए। ऊर्जा क्या मतलब कि भारत में 60% अभी भी ऊर्जा कोयले से मिल रही है, मतलब विद्युत उत्पादन कोयले से हो रहा है। और यहाँ पे 60% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हो रहा है। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये अपनी लगभग 60 to 75% ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करती हैं, तो इनको कोल जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे आ गया कि टैगा और बोरियल वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अब इसकी जो राजधानी है इसका नाम है स्टॉकहोम। नॉर्वे वाले की राजधानी हम लोग छोड़ दिए थे, इसकी राजधानी है ओस्लो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम को क्या कहते हैं? इसे ब्यूटी ऑन द सी भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम को ब्यूटी ऑन द सी कहते हैं। ये जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला शहर अगर हम लोग देखें तो अगला शहर है गोटेबर्ग। गोटेबर्ग पत्तन शहर है और जलयान उद्योग के लिए जाना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, जो भी अगर कोई विकसित कंट्री है, शर्त देखिए क्या है जलयान उद्योग की, विकसित कंट्री है, अगर वहाँ लौह पाया जा रहा है, ठीक है, और वो पत्तन है, तो आदर्श संभावनाएं हैं कि जलयान उद्योग यहाँ विकसित हो जाएगा। ठीक है, पत्तन है तो जलयान चाहिए। अब जलयान चाहिए, उसके लिए कच्चा माल चाहिए और तकनीक चाहिए। अगर ये तकनीक है, कच्चा माल है और पत्तन है तो जलयान उद्योग विकसित हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी है वहाँ पे ये तीनों अवश्य संभावी हैं कि ये तीनों चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला देश हम लोग का फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जिसको 1000 झीलों की भूमि भी कहते हैं। अब फिनलैंड का क्या विशेषता है? तो यहाँ पे इसकी राजधानी सबसे पहले देख लेते हैं। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी भी है, फेमस भी है अत्यधिक। ठीक है, ये भी वनों का प्रदेश है। ठीक है, फिनलैंड, और यहाँ पे देखिए लेक्स कितनी सारी हैं। इसकी जो राजधानी हेलसिंकी है वो द्वितीय उत्तरतम राजधानी है। लकड़ी प्रसंस्करण के लिए जानी जाती है। अब देखिए वन है तो लकड़ी प्रसंस्करण होगा ही। इसे वाइट सिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये इतना ग्लेशियर और इतनी सफ़ेदी यहाँ पे पहले से ही फैली हुई है, इसलिए कहते हैं।
ठीक है। फिनलैंड में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे थे आइसलैंड को, थोड़ा आइसलैंड को देख लेते हैं। तो देखिए आइसलैंड क्या है, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में, मतलब जैसे आर्कटिक वृत्त जा रहा होगा इसके दक्षिण में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आइसलैंड ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ग्रैंड गीज़र, क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि ग्रैंड गीज़र कहाँ पे है। देखिए अलास्का में भी है, अलास्का में जो कटमई है, कटमई वैली, यहाँ पे धुआंरे पाए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हजार धुआरों की भूमि। तो ये रिलेट करके पढ़िए कि यहाँ पे भी गीज़र पाए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग उत्तरी अमेरिका के मैप में पढ़े थे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है पिछला वीडियोस तो देखिए कैसे रिलेट होता है। अगर आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे, सीधे आके इस पर जंप करेंगे तो घाटा होगा, ठीक है। वहाँ से पढ़ के आएंगे तो डबल फायदा होगा। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी रेक्जाविक जो है ये उत्तरतम राजधानी है, ठीक है। उत्तरतम शहर तो नहीं है, सुदूर उत्तरतम राजधानी है। जलयान उद्योग का विकास हुआ है, रसायन उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। तो रेक्जाविक नाम नहीं भूलना है, ठीक है। और ये नहीं भूलना है कि सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लगभग स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ पूरे हो गए हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डेनमार्क को देख के फिर ये बाल्टिक कंट्री देखेंगे, इसके बाद हम लोग मेन कंट्रीज़ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो डेनमार्क को देखें तो डेनमार्क की पहचान विश्व में देखिए क्या है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना नॉर्डिक कंट्री, तो जिस निर्जातीय समूह का हम लोग जिक्र कर रहे थे उसका नाम डेनमार्क के नाम पे ही है, और उसको हम लोग उस निर्जातीय समूह को डेन्स कहते हैं, ठीक है, डेन्स, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे, डेन्स के नाम पे ही डेनमार्क कंट्री का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। डेन्स जो है ना वो मूर्ति पूजक थे, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ कुछ ऐसे ही थे जैसे मतलब मध्यकाल में तुर्क कबीले जैसे जैसे थे ना वैसे ही थे, लेकिन उनके इनके बीच में मेन अंतर था कि ये मूर्ति पूजक थे और वो मूर्ति पूजक नहीं थे। बाकी बर्बरता, लड़ाई की तकनीकी और संस्कृति और मतलब बंजारेपन और खाना बदोशी और रहने रहने के तरीके और जितनी बर्बरता थी उस हिसाब से ये तुर्कों के करीब थे। तो डेन्स एक ऐसी जाति मानी जाती थी जो अत्यंत निर्दयी और लड़ाकू थी, ठीक है। उन्हीं के नाम पे डेनमार्क कंट्री है। अभी डेनमार्क किसके लिए जाना जाता है, तो अभी तो डेनमार्क दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं, दुग्ध उत्पादों के लिए जाना जाता है, ठीक है। अपने दुग्ध या डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। विश्व में डेयरी के लिए ये काफ़ी आगे है, ठीक है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक। यहाँ पे कील नहर है और कील शहर भी है जो किसके लिए जाना जाता है, तो ये कील शहर जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा डेनमार्क। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो जाता है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री का समूह खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, जो 3 कंट्री हम लोगों ने बाल्टिक छोड़ा था, तो अब इनकी राजधानियाँ एकदम ध्यान से याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे भी आप रिलेट करके याद करें। तो एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। तल्लीन, आप देखिए मैप को देखते ही कुछ चीज़ें अंदाज़ा लगाना आप लोग आइडिया लगाइए। अब तल्लीन के बारे में क्या है, पहली चीज़ एस्टोनिया की राजधानी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड के तट पे स्थित है। 2 चीज़ें पता चल गई। इसी तरह लाटविया की राजधानी रीगा है, रीगा की खाड़ी के तट पे स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ऐसे ही कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों तो तट पे स्थित शहर हैं, लेकिन लिथुआनिया की राजधानी जो विल्नियस है, विल्नियस जो है वो अंदर स्थित है, वो तट पे नहीं है, ठीक है। तो ये केयर करने वाली चीज़ है, ठीक है। कथन बना दिया कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कथन लिख दिया कि तीनों की राजधानियाँ बाल्टिक सागर के तट पे स्थित हैं। तो उस टाइम दिमाग घूम जाएगा कि क्या कहाँ कौन सा है। तो मैप को ध्यान से देखना ही मैपिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कंट्री बेलारूस और यूक्रेन, तो यूक्रेन को अलग से पढ़ेंगे, बेलारूस को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बेलारूस जो है ये रशिया से ही टूट के बना है, ये प्राचीन यूएसएसआर का हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध शहर इसका है गोमेल, इसकी राजधानी है मिन्स्क, इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। अब डनीपर नदी जो निकलती है, डनीपर नदी ये सोमेलस्क से होते हुए गोमेल होते हुए चली जाती है कीव को, ठीक है। नीपर नदी या जिसको डनीपर हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन असली में इसका नाम है नीपर नदी, ठीक है। तो ये गोमेल शहर को जाती है। मिन्स्क नीपर के तट पे स्थित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। फ्लो में जब क्वेश्चन बनता है ना तो इतना सुंदर लगता है वो फैक्ट, और आप उसको सही मान लेते हैं। जैसे ऐसे ही पूछ दे कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क
नीपर नदी के तट पे स्थित है। तो आप लोग को अगर इतना याद है कि नीपर नदी बेलारूस से होकर जा रही है तो आपको ये फैक्ट अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो बेलारूस हो गया, इसके बारे में इतना ही है। बेलारूस जो है ना वो स्टेपी जो ग्रासलैंड हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोग जलवायु जब पढ़ रहे थे, तो स्टेपी वाले फील्ड में ही स्थित है, इसलिए ये क्या है, ये गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक उच्च स्थान रखता है। एक चीज़ और बेलारूस के बारे में ध्यान देनी है, वो ये है कि बेलारूस जो है ना वो खाद्य सूचकांक जो होते हैं ना, जो खाद्य सूचकांक मतलब खाद्य सूचकांक का अर्थ है कि भूखमरी या जिसको हम लोग कह लें फीडिंग, तो भूखमरी में अत्यंत नीचे है और फीडिंग में प्रथम स्थान पे रहता है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे रहता है बेलारूस। कारण क्या है, स्टेपी क्षेत्र में इतना गेहूं होता है, जनसंख्या कम है, तो फीडिंग के मामले में ये इतना एक्सपोर्ट करता है, तो सोचिए अपने देश को तो खिला ही लेगा, ठीक है, इतनी कम जनसंख्या का देश है, ठीक है। इसलिए बेलारूस फीडिंग में या भुखमरी सूचकांक में सबसे नीचे रहता है, मतलब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की स्थिति सबसे उच्च है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके बाद हम लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ पे चलेंगे। तो हम लोग पोलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा यूक्रेन भी अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कंट्रीज़ बच गई हैं उनको हम लोग इसी मैप में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उधर से पढ़ के आएंगे, फिर इसको जो छोटे देश हैं यहाँ पे बचे हुए उनको हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पोलैंड की तरफ। सबसे पहले पोलैंड को देखेंगे। तो हमारा ये रहा पोलैंड, ठीक है। तो प्राकृतिक मानचित्र में हम लोगों ने देखा था कि पोलैंड से जो मेन नदी होकर गुजरती है, तो मुख्य अंतरस्थलीय जलमार्ग है, वो है विस्तुला नदी, ठीक है। तो वो कार्पेथियन से निकलती है, तो ये आपको रिपीट करने का यहाँ मौका मिलेगा। तो विस्तुला नदी कार्पेथियन से निकलती है और एक कोयले क्षेत्र से होकर जाती है, इसका नाम है अपर सिल्वेशियन कोयला क्षेत्र, ठीक है। ये अपर सिल्वेशियन कोयला क्षेत्र है, ठीक है। जो वारसा यहाँ की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी वारसा है, वो इस नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, विस्तुला के तट पे स्थित है। तथा ये पारंपरिक सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, वारसा, ठीक है। इसके अलावा वारसा किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ पैक्ट भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी कोई शांति समझौता होता था, चूँकि पोलैंड जो है ना न्यूट्रल कंट्री यूरोप में रहता था, इसलिए कोई भी पैक्ट यहीं पे होता था, या तो यहाँ होता है या तो स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है। तो ये अपर सिल्वेशियन कोयले क्षेत्र में स्थित एक और शहर है जिसका नाम है क्राको। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। ये दो चीज़ें हम लोग को इसमें ध्यान देनी है। पहली चीज़ है इस कोयला क्षेत्र का नाम, वारसा किसके तट पे है, तथा क्राको लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला शहर है उसका नाम है लोड्ज, ठीक। तो जो वारसा का सूती वस्त्र उद्योग है ना, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो इसे पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये यहाँ सूती वस्त्र उद्योग शिफ्ट हो गया। इसके अलावा जो ओडर नदी है, जो बोहेमियन मैसेज से निकलती है, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, ठीक है। ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। आप लोग को पता है जो वर्ल्ड वॉर था वो भी तभी शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, ठीक है। तो ये देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी नदी है, तो ओडर नदी है। पोलैंड जर्मनी सीमा को हिडनबर्ग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और ये विस्तुला नदी कहाँ जाके गिरती है, तो ये डेंजिंग की खाड़ी में जाके गिरती है। ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़ चुके हैं। इसके तट को पामरेनिया का तट कहते हैं, ये भी प्राकृतिक वाले में पढ़े, यहाँ रिपीट हो गया है। कुल मिला के 3 शहर याद रखने, वारसा, क्राको तथा लोड्ज, ये हम लोग पढ़ रहे थे पोलैंड। पोलैंड के बाद चलते हैं अगली कंट्री पे, चलते हैं जर्मनी पे। तो जर्मनी में 3 नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे, जर्मनी और फ्रांस की सीमा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा के बारे में कुल 3 लाइनों का प्रचलन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में थी उसका नाम था मैगिनॉट लाइन, ठीक है। मैगिनॉट लाइन जर्मनी द्वारा घोषित की गई थी। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानते क्या है, जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो इतनी पुरानी है। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय जर्मनी मजबूत था, तो जर्मनी ने फ्रांस को हराया और फ्रांस का अपमान किया, ठीक है। बाद में जर्मनी का अपमान फ्रांस ने किया, उसका बदला प्रथम विश्व युद्ध में, और फिर उसी का बदला द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस से लिया। मतलब हिटलर का पूरा कैंपेन ही इसी बेस पे था कि फ्रांस ने जर्मनी को अपमानित किया, ठीक है। तो मैगिनॉट लाइन जर्मनी द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की थी, ठीक है। इसके बाद जो हिंडनबर्ग लाइन थी वो फ्रांस द्वारा एक रक्षात्मक रेखा थी, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जब
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई तो एक नई लाइन खींची गई, इसका नाम है सिगफ्रिड लाइन। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खींची गई, जो कि जर्मनी के लिए फेयर नहीं थी, ठीक है, जर्मनी को दबाने के लिए थी। और बाद में इसका रिटेलिएशन ये हुआ कि हिटलर ने मतलब इसका यूज़ किया अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कि इटली का अपमान मतलब जर्मनी का अपमान किया जा रहा है और जर्मन राष्ट्रवाद को मजबूत किया इसी आधार पे, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाती हैं। जर्मनी के बाद हम लोग को फ्रांस को ही पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने उसको देखा, ठीक है। तो जर्मनी एक कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम देंगे। सबसे पहले जो नदी हम लोग को पढ़नी है वो एल्ब नदी है, ठीक है, जो जर्मनी के उत्तर पूर्व में बहती है। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है बोहेमियन मैसिव से, ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़े हैं। अब एल्ब नदी बोहेमियन मैसिव से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्प्री नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदी स्प्री नदी यहाँ देखिए। अब स्प्री के तट पे ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है, ठीक है। ये एक आंतरिक पत्तन है। आंतरिक पत्तन क्या होता है? जब कोई पत्तन पोर्ट सागर तट पे स्थित ना हो, नदी के तट पे स्थित हो, तो उसको आंतरिक पत्तन कहते हैं। काम वो पोर्ट का ही करता है, लेकिन वो मेन किसी महासागर या सागर के तट पे स्थित नहीं होता है, जैसे कलकत्ता भारत में है, ठीक है। इसके अलावा बर्लिन कॉस्मेटिक के लिए जाना जाता है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए जाना जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर के लिए जाना जाता है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंडस्ट्री, जितने भी तरह के ग्लास हैं, ठीक है, कई तरह के कांच होते हैं, उनके निर्माण के लिए। इसके अलावा जो एल्ब नदी के किनारे एक कोल क्षेत्र है जिसका नाम है इसका नाम है सेक्सनी कोल क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र में दो शहर हैं जिसका नाम है चिमनिड्स और कार्लमार्च। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एल्ब नदी थी जिसके तट पे इतने सारे शहर हैं। इसके बाद एल्ब नदी जाती कहाँ है? तो एल्ब नदी मोहाना बनाती है आपका। अब देखिए इधर है, यहाँ पे है बाल्टिक, ठीक है, और इधर है उत्तरी सागर, ठीक है। तो ये उत्तरी सागर के तट पे मोहाना बनाती है और इसके तट के पास ही एक शहर है, उस शहर का नाम है हेम्बर्ग, ठीक है। हेम्बर्ग किस लिए जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने समझा था जलयान उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप लोगों को पता है जर्मनी एक विकसित राष्ट्र है और तट के सारे कोई शहर है तो वहाँ पे जलयान होगा ही होगा, ठीक है। अगली नदी है वेजर नदी। वेजर नदी के तट पे जो शहर स्थित है इसका नाम है ब्रेमेन, ठीक है। ब्रेमेन विश्व में कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कनाडा में मॉन्ट्रियल था, तो मॉन्ट्रियल भी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, उसी तरह यहाँ पे ब्रेमेन है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि वेजर नदी उत्तरी सागर में गिरती है, इसके तट पे ब्रेमेन है, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है, जो यूरोप की इम्पोर्टेंट नदी है, इसका नाम है राइन नदी, ठीक है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? तो राइन नदी आल्प से निकलती है और राइन नदी की सहायक नदियों में इसके अपवाह क्षेत्र में एक शहर स्थित है जिसका नाम है स्टटगार्ट, ठीक है। स्टटगार्ट जो है ये विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैसे डेट्रॉयट हम लोगों ने पढ़ा था और कई जगह पे पढ़ा है, आगे भी कई जगह पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग जहाँ जहाँ है तो वहाँ को उस शहर को उस देश का डेट्रॉयट कह दिया जाता है, ठीक है। तो स्टटगार्ट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। ये मर्सिडीज बेंज और लग्जरी कारों के मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कारें हैं ना उनकी असेंबलिंग होती है, इस वजह से ये जाना जाता है, ठीक है। तो स्टटगार्ट हो गया। तो ये जो राइन नदी है इसकी एक सहायक नदी है मेन नदी। मेन नदी के तट पे दो शहर हैं, उनको भी हम लोग को देखना है। तो एक शहर है इसका नाम है म्यूनिक, ठीक है। म्यूनिक जो है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है। जितने भी गिटार हैं, जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जैसे आपका जो नहीं मतलब समझिए कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लगभग 70-72 इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूज़िक में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब आप कभी कॉन्सर्ट में जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये ड्रम है, ये फलाना चीज़ है। वो सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? तो म्यूनिक उसका सेंटर है पूरे विश्व में, ठीक है। सबसे अच्छा यहीं पे बनता है। इसके बाद अगला जो शहर है उसका नाम है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट किस लिए जाना जाता है? तो ये रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग तथा ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा व्यापार और आवागमन केंद्र है। क्या होता है, राइन जो है ना बहुत व्यस्त है, तो जब यहाँ से कोई ऐसे गुजर रहा है मान लीजिए, ठीक है, आगे कोई ट्रैफिक मिला तो उसको डाइवर्ट करके फ्रैंकफर्ट में थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आवागमन केंद्र के रूप में फेमस हो गया है, ठीक है। एक तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन का काम करता है। आगे राइन नदी, हम लोग राइन नदी के बारे में अगर जानें तो राइन नदी विश्व की व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। व्यस्ततम मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक राइन नदी पे ही रहता है।
कांस्टेंट लेग से प्रवाहित होती है, ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़े थे। ठीक है, अब अगली नदी पे पढ़ते हैं। तो इसकी सहायक नदी पे एक दो शहर हैं जो वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। एक का नाम है वुपर्टल और एक का नाम है क्रीफील्ड। क्रीफील्ड जो है ना वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि वुपर्टल ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये शहरों के नाम आप लोग ध्यान से पढ़िए भी, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं तो राइन पे ही स्थित दो शहर हैं, एक का नाम है बान और एक का नाम है कोलोन। तो बान जो है ना वो पूर्व राजधानी है तथा शैक्षिक केंद्र है जर्मनी का। इसके अलावा कोलोन जो है कोलोन ऑटोमोबाइल उद्योग तथा परफ्यूम उद्योग के लिए जाना जाता है। अब आते हैं जो राइन नदी की सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, उसका नाम है रुन नदी। ठीक है, रुन नदी अपने कोल क्षेत्र के लिए जानी जाती है, इसलिए अगर कहीं कोल क्षेत्र पाया जाता है ना तो उसको कहा जाता है कि ये फलादेश का रुर है क्या। ठीक है, तो इस कोल क्षेत्र का मेन नाम है वेस्टफेलिया कोल क्षेत्र। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग रुर कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि रुन नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे जो शहर स्थित है उसका नाम है एसेन, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एक शहर यहाँ पे और है जिसका नाम है डॉर्टमंड। ठीक है, तो इतने सारे शहरों को हम लोगों ने जर्मनी में देखा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कथन में या पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जर्मनी के बाद फ्रांस को देखना है। ठीक है, राइन नदी जर्मनी के बाद नीदरलैंड में चली जाती है। तो जब नीदरलैंड पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे इसका डिवाइडेशन कैसे होता है। तो पहले नीदरलैंड देख लेते हैं, इसके बाद फ्रांस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा नीदरलैंड और बेल्जियम। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इस कंट्री का नाम है, ये है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स जो है ना वो नाटो का हिस्सा है, नाटो का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और ये जो देश है इसका नाम है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जो हम लोग को अभी मिलेगी आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो राइन नदी यहाँ से निकल रही है, आप लोग पता है ये रूर नदी आ रही है। ठीक, तो राइन नदी यहाँ से कहाँ चली जाती है, तो राइन नदी यहाँ से चली जाती है नीदरलैंड को। ठीक है, नीदरलैंड में जाने के बाद राइन नदी 3 भागों में विभाजित हो जाती है। एक का नाम हो जाता है जेसेल, यहाँ ध्यान देखिए, एक का नाम जेसेल है, दूसरी शाखा का नाम लेक है, तीसरी शाखा का नाम वॉल है। और इसके अपवार क्षेत्र में एम्स्टर्डम स्थित है जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, और लेक के तट पे स्थित है रॉटरडैम। ठीक है, रॉटरडैम। अब ये एम्स्टर्डम और रॉटरडैम किस लिए जाने जाते हैं, तो रॉटरडैम जो है हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आयात निर्यात के हिसाब से ये व्यस्ततम पोर्ट है, व्यस्ततम पत्तन है। ठीक है, जेसेल प्रांत जो जेसेल नदी है वो पोल्डर क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके बारे में हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़ चुके हैं। पोल्डर क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे स्थल खंड ऐसे नदी में तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्डर कहते हैं। ठीक, और एक स्थल खंड से दूसरे तक जाने के लिए नाव का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना ये समुद्र की तटरेखा से भी नीचे है, मतलब समुद्र भी इससे ऊंचा है, इस वजह से ये तैरता हुआ नजर आता है। तीसरी जो शाखा है वॉल जो है वो दक्षिण की तरफ बह के नीदरलैंड में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और नदी है जिसका नाम है सैम्ब्रो म्यूस, और एक शेल्ट नदी है। ये दोनों नदी बेल्जियम से प्रवाहित होती हैं। तो बेल्जियम का एक शहर हम लोग को देखना है जिस शहर का नाम है नेमूर। नेमूर शहर जो है ना वो हीरे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है नेमूर, क्योंकि ये सैम्ब्रो म्यूस कोयला क्षेत्र में स्थित है। सैम्ब्रो म्यूस कोयला क्षेत्र यहाँ पे है, इसी में नेमूर स्थित है। जहाँ कोयला है वहीं हीरा भी प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि उसी का अपरूप है ये। तो नेमूर हीरे के व्यवसाय के लिए जाना जाता है। ठीक है, सैम्ब्रो और म्यूस नदियों के संगम पे स्थित है। इसी तरह एक शहर है घेंट जो लीज और शेल्ट नदियों के संगम पे है। यही शेल्ट नदी के तट पे एंटवर्प शहर है। एंटवर्प बेल्जियम का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो विश्व में हीरे के व्यवसाय के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने नीदरलैंड और बेल्जियम में क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है, दूसरा रॉटरडैम पढ़ा, तीसरा शहर पढ़ा नेमूर, फिर पढ़ा एंटवर्प और घेंट। ठीक है, इसके अलावा एक शहर है मास्ट्रिच। ठीक है, मास्ट्रिच जो है ना वो नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर पे है। अब यहाँ पे नहरों का जाल है। मास्ट्रिच नहरों के द्वारा राइन नदी सैम्ब्रो म्यूस से जुड़ जाती है, वॉल जो है लेक से जुड़ती है। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ के एक अंतस्थलीय मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नीदरलैंड और बेल्जियम। अब हम लोग चलते हैं फ्रांस की तरफ। अब देखिए फ्रांस में हम लोग को मेनली 4 नदियाँ पढ़नी है।
अभी 4 नदियों के किनारे ही मेन शहर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पर्वतों को देख लेते हैं। पर्वतों को पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये वाजस पर्वत है जो जर्मनी फ्रांस की सीमा पे है। फिर जूरा पर्वत है। फिर आल्प्स जो है, आल्प्स का थोड़ा विस्तार यहाँ भी है। और आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है ना, ये फ्रांस में ही स्थित है, ठीक है, ये फ्रांस में ही स्थित है। तो चलते हैं सबसे पहले सीन नदी पे। सीन जो है वो फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है, ठीक। वाजस के पास एक शहर है, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि ये एकदम अलग है। ये शहर का नाम है लीले। लीले शहर जो है वो सूती, रेशमी और लिनन वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि किस किस वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सीन नदी को देख रहे थे हम लोग। तो सीन नदी के तट पर स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो फैशन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं, तो पेरिस उसका केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा इसके तट पे, सीन नदी के तट पे ली हार्वे नाम का एक शहर है जो जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पोर्ट सिटी है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो जलयान उद्योग के लिए जानी ही जाएगी। अगला जो नदी हम लोग को पढ़ना है वो है लॉयर नदी, ठीक है। लॉयर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सेंट्रल मैसिव से निकल रही है। इसके तट पे जो शहर है ना वो नैंटिस है, जो कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। अभी हम लोगों ने जब देखा था तो ब्रेमेन देखा था, ब्रेमेन जर्मनी में देखा था, कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली नदी है हमारी गारोन नदी, ठीक है। गारोन नदी के तट पे 2 शहर हैं। पहला शहर है लियोन। लियोन विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। लियोन रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बार्डियू यहाँ पे शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि ये है भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु, शराब उद्योग से यहाँ पे बार्डियू, इसी ब्रांड की शराब बिकती भी है, नाम ही बार्डियू है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल मैसिव के ही क्षेत्र में एक शहर है, इसका नाम है टूलूज। टूलूज जो है शुष्क क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे किस उद्योग का विकास हुआ है? तो टूलूज में हुआ है वायुयान उद्योग का विकास। जैसे भारत में बेंगलुरु है, तो बेंगलोर जो है वो पठार पे है, शुष्क है, इस वजह से वहाँ पे बादल साफ रहते हैं, किसी तरह की जलवायु मौसमी परिघटना नहीं होती है। इस वजह से वायुयान उद्योग के विकास के लिए आदर्श स्थिति वहाँ पे विद्यमान है। अगला जो हम लोग को देखना है नदी वो है रॉन नदी, ठीक है। राइन नहीं, ये इस नदी का नाम है रॉन, ठीक है, या रोन भी कह लेते हैं। ये आप से निकलती है और लॉरेन कोयला क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो फ्रांस का हिस्सा है। यहाँ मिड और नैन्सी 2 लौह इस्पात के केंद्र हैं, ठीक है। ये चीज़ें जितनी आसानी से आपको बता दी जा रही हैं, ये इतनी आसानी से मैप में मिलती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसके महत्व को समझिए, नोट डाउन करिए, याद करिए, तभी इसका महत्व रहेगा, ठीक है। आप ऐसे खोजते रह जाएंगे, न कोयला क्षेत्र आपको मिलेगा, ना वहाँ पे लौह इस्पात का केंद्र मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा खाली, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के बाद पिरेनीज आ जाता है, और पिरेनीज के बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेन और पुर्तगाल की तरफ, ठीक है। तो अगला जो हम लोग को 2 देश पढ़ना है उसका नाम है स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। तो इस देश में इंपॉर्टेंट कम चीज़ें हैं। एक देखिए यहाँ पे एक खान है, एक शहर है, इसका नाम है बिलबाओ, ठीक है। ये लौह खनन क्षेत्र है, लौह खनन क्षेत्र है बिलबाओ। इसके अलावा ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है एब्रो, ठीक है। एब्रो नदी कैंटाब्रियन से निकलती है और यहाँ पे भूमध्य सागर की तरफ जाकर गिर जाती है। इसके अलावा जो स्पेन पुर्तगाल की नदियाँ हैं वो सारी प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं, जिसमें एक नदी है ड्यूरो। ड्यूरो के तट पे एक शहर है, इसका नाम है पोर्टो। अब अगेन ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, और लिस्बन भी, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, ये भी क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। तो शराब उद्योग का विकास होना ही होना है, खूब शराब पीते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरो, लिस्बन किस नदी के तट पे है? तो लिस्बन टॉगस नदी के तट पे है। ये दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नदियों को ध्यान देना है। अगली नदी है ग्वाडियाना, ठीक है, ग्वाडियाना। उसके अलावा इसके बाद ग्वाडलवीर नाम की ये नदी है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है ग्वाडलवीर, ठीक है। ग्वाडलवीर के तट पे जो शहर है उस शहर का नाम है सेविल्ले, ठीक है। सेविल्ले जो है ना यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, ठीक, सबसे गर्म स्थान है। और इसके तट पे एक और शहर है जिसका नाम है कॉडिज, ठीक है। तो ये दोनों शहर याद रखने हैं। यूरोप का सबसे गर्म शहर है सेविल्ले, और कॉर्क उद्योग के लिए जाना जाता है कॉडिज, ठीक है।
कॉडिज किसमें, किस देश में है, तो स्पेन में है। ये थी हमारी स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, ध्यान से इसको धीमे धीमे नोट करते हुए लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल। ठीक है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है इटली की तरफ। इटली भी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे शहर हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं इटली की तरफ। अब देखिए, इटली के जो अपर पार्ट है वहाँ पे जो आल्प्स का विस्तार है। ठीक है, ये आल्प्स का विस्तार है। अब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है पो नदी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पो नदी लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती है। जैसे गंगा यमुना जो है भारत में 2 आप का निर्माण करती है, उसी तरह लोम्बार्डी का मैदान का निर्माण होता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक, लोम्बार्डी के मैदान में एक शहर स्थित है। इस शहर का नाम है वेनिस। वेनिस पुरातन शहर है। ठीक है, पुरातन शहर मतलब जैसे वाराणसी पुरातन शहर है, वैसे वेनिस भी एक पुरातन शहर है। आप लोग नॉवेल वगैरह में पढ़ते रहे होंगे। ठीक है, ये कांच उद्योग के लिए विश्व में जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा पो नदी के अपवाद क्षेत्र में ही मिलान शहर स्थित है। मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। इसका मतलब ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जा रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से देखे, पो नदी को देखा, लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती है, अपवाद क्षेत्र में मिलान स्थित है जिसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं, और वेनिस शहर है जो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उत्तरी इटली में ही एक शहर है, इसका नाम है ट्यूरिन। ट्यूरिन जो है ये, इसको इटली का डेट्रॉयट कहते हैं, क्योंकि ये किसके लिए जाना जा रहा है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जा रहा है। अगला शहर है जिनोवा। जिनेवा जिनोवा में अंतर है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का है और जिनोवा ये इटली का एक शहर है। ठीक है, ये जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है जो कि जिनोवा की खाड़ी पे ही स्थित है। ठीक है, शहर हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। वेनिस पढ़ा है। ठीक है, वेनिस और मिलान, जिनोवा और ट्यूरिन। अब हम लोग चलते हैं इटली में नीचे। तो एपेनाइन्स माउंटेन जो है ना, वो एक ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक, यहाँ से निकलती है एक नदी, इसका नाम है टाइबर। टाइबर नदी के तट पे वेटिकन सिटी है और रोम है। ठीक है, वेटिकन सिटी के अंदर ही रोम है। रोम को क्या कहा जाता है, रोम को कहते हैं शाश्वत नगर। ठीक है, किस नदी के तट पे ये पूछा गया है, याद रखिएगा, टाइबर नदी के तट पे रोम शहर स्थित है। ठीक है, अब वेटिकन सिटी बताया था देश के अंदर देश का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हम लोग यहाँ पे नए लिखे हैं, यहाँ पे एक और देश है, इसका नाम है सैन मोरिनो। सैन मोरिनो। और हम लोग एक चीज़ यहाँ भी भूल गए, इसको हम लोग को रिपीट करना है। यहाँ पे पिरेनीज में ही जो हम लोग का देश था, हम लोग उसको देख तो चुके थे उधर वाले में, लेकिन यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। इस देश का नाम है अंडोरा। और फ्रांस वाले में जो देश हम लोगों ने मिस किया है, उस देश का नाम है मोनाको। ये है मोनाको। तो ये सारे देश हम लोगों ने देखे। मोनाको किसके टेरिटरी के अंदर है, ये फ्रांस के टेरिटरी के अंदर है। और स्पेन वाले में कौन है, तो स्पेन वाले में हम लोगों ने देखा कि अंडोरा है। और फिर अभी हम लोग इटली में हैं, तो इटली में हम लोगों ने सैन मोरिनो और वेटिकन सिटी देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 द्वीप भी हैं। एक द्वीप है कोर्सिका। ठीक है, कोर्सिका द्वीप जो है ना, वो किसका हिस्सा है, तो ये फ्रांस का हिस्सा है। और जो सार्डिनिया है वो इटली का हिस्सा है। ठीक है, इटली का हिस्सा है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो अगला शहर इटली का इंपॉर्टेंट है उसका नाम है नेपल्स। ठीक है, नेपल्स की क्रांति हुई थी, आप लोग वर्ड स्ट्रीम पढ़ेंगे। तो नेपल्स जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधि शहर है, इसलिए यहाँ पे शराब उद्योग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग को देखना है, तो यहाँ पे लिपारी द्वीप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम मत भूलिएगा, इटली के अंडर में है। इसके बाद अगली है सिसली द्वीप। ठीक, सिसली द्वीप पे एक शहर है, इसका नाम है कटानिया। कटानिया शहर किस लिए जाना जाता है, तो लिखा नहीं है। कटानिया शहर रसायन के लिए जाना जाता है, रसायन उद्योग यहाँ पे अत्यंत फेमस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इटली। यहाँ टोरंटो की खाड़ी है। प्राकृतिक वाले में हम लोग ध्यान से पढ़े हैं इटली को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को केवल शहरों को ही ध्यान देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इटली के बाद यूके को पढ़ेंगे और उसके बाद यूक्रेन को पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ छोटे राज्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्रण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यूके में। तो यूके का डिवाइडेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए, इसको अगर मान लें तो ये है स्कॉटलैंड का बॉर्डर, ये है वेल्स का बॉर्डर और उत्तरी आयरलैंड का बॉर्डर बनी गया। ये हमारा उत्तरी आयरलैंड और ये है मेन आयरलैंड। ठीक है, तो मेन आयरलैंड को सबसे पहले देख लें तो इसकी राजधानी है डबलिन। ठीक है, आप लोग अगर
क्रिकेट देखते हो तो डबलिन जो है ना, अरे आयरलैंड जो है वो एक अलग टीम भी है, ठीक है। आगे चलते हैं तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर देखते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर जो मैनचेस्टर है ना, ये विश्व में हर जगह आप लोग ऊब जाएंगे पढ़ पढ़ के, फलाना जगह का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर, यहाँ का मैनचेस्टर, इटली का भी देखें। ये विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में। इंग्लैंड का उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिला। कारण क्या है इंग्लैंड को लाभ मिलने का? इसके पास पूंजी थी। पूंजी कहाँ से आई थी? लूट के आई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजी ज़्यादा इंग्लैंड के पास थी, उद्योग सबसे पहले उद्योग यहाँ पे लगे, इसलिए जो प्रतिनिधि शहर हैं किसी भी उद्योग के वो कहाँ हैं? वो सारे इंग्लैंड के हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा? तो मैनचेस्टर में लगा, इसलिए मैनचेस्टर को ख्याति मिल गई। इसके अलावा थेम्स नदी बहती है, इसके अफवाह के नीचे एक शहर है जिसका नाम है बर्मिंघम। अब ये बर्मिंघम भी लौह इस्पात उद्योग का प्रतिनिधि शहर है। क्यों है? यही कारण है, यही कारण है, ठीक है। एक बार कारण समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कैम्ब्रियन, पेनाइन्स, ये सब पर्वत हम लोगों ने प्राकृतिक में देखा था। कैम्ब्रियन पर्वत स्कॉटलैंड में है, ठीक है। स्कॉटलैंड में 3 शहर हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है। पहला शहर है ग्लासगो, ठीक है। ग्लासगो जलयान उद्योग के लिए विश्व में जाना जाता है। अगेन यहाँ पे जलयान उद्योग सबसे पहले विकसित हुआ था। कहा जाता है ना कि जो ये सदी थी 1900 से लेके 2000 वाली सदी है, और 1800 से लेके 1900 वाली सदी है। ये सदी जो थी ना वो नवयान, या जिसको कह लें आप लोग नेवी जिसकी इम्पोर्टेंट थी उसने इसको रूल किया था। और ये वाली जो सदी है ना, ये जिसके पास वायुयान अच्छे हैं, एयरक्राफ्ट ने रूल किया है, ठीक है। इसके बाद जो वाली सदी होगी इसको वो रूल करेगा जिसके पास टेक्निक ज़्यादा अच्छी होगी। टेक्निक इन द सेंस AI, रोबोटिक्स, ठीक है। ड्रोन, अब भारत ड्रोन खरीद रहा है ना, भारत ने यूएसए से प्रीडेटर ड्रोन खरीदा है, फलाना ड्रोन खरीद रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली सदी थी, मतलब इससे या इससे पहले वाली सदी, वो थल सेना की थी। थल सेना जिसकी मजबूत थी उसने रूल किया था। लेकिन जो ये सदी हुई ये नेवी ने की। तो अब देखिए ग्लासगो जलयान उद्योग के लिए क्यों है? क्योंकि उस समय जलयान उद्योग की आवश्यकता इतनी ज़्यादा थी। सबसे पहले ग्लासगो में हुआ, टेक्निक थी, पूंजी थी, आविष्कार हुए, औद्योगिक क्रांति हुई। ये सारी चीज़ें रिलेट करके आप लोग याद करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं एबरडीन पे। एबरडीन जो है ना, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, ऐसे ड्रोन्स वगैरह बनते हैं, या रॉकेट, मिसाइल, ये सारी चीज़ें एबरडीन में है। और इसी से मिलता जुलता नाम है एडिनबर्ग, ठीक है। एडिनबर्ग स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एबरडीन जो है ये तेल शोधनशाला के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। कारण क्या है? उत्तरी सागर पे तेल के भंडार हैं। जब हम लोग नॉर्वे पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि नॉर्वे के तट पे शहर पढ़ा था, और उस शहर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूके के बारे में जानेंगे। आप लोग थोड़ी स्पीड स्लो करके एक एक देश को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग का है जो यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन जो है यूक्रेन नीपर नदी इसके बिल्कुल मध्य से होके जाती है, ठीक है। नीपर नदी के तट पे यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है, ठीक है। ये देखिए नीपर नदी होनी चाहिए, ईस्टर्न नहीं, ठीक है। अब देखिए ये डोनबास या डोनस कोयला क्षेत्र है, ये यूक्रेन का इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र है, ठीक है। अब यूक्रेन में यहाँ से कोयला और यहाँ पे लौह पाया जाता है। इस वजह से एक शहर है जिसका नाम है क्रिवाय रोग। क्रिवाय रोग किस लिए जाना गया? क्रिवाय रोग लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाएगा। डोनबास से कोयला मिलता है और स्थानीय रूप से लोहा मिलता है। इसके अलावा डोनबास से ही ये यूराल क्षेत्र को भी चला जाता है, ठीक है, और तुला में भी चला जाता है। मतलब पहले तो ये जान लीजिए कि यूक्रेन अब तो काफ़ी न्यूज़ में है, यूक्रेन रूस का ही पार्ट था, ठीक है, रूस का हिस्सा था, USSR का हिस्सा था, ठीक है। तो इसके निकलने से रशिया को बहुत घाटा हुआ है, ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों को, और ये क्रीमिया वाला क्षेत्र, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। अभी जो कब्जा किया है ना उसने, वो भी यहीं कब्जा किया है, इसी क्षेत्र में। तो यूराल जो लौह का क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या होता है? यूराल क्षेत्र में लोहा तो है, लेकिन कोयला कहाँ से जाता है? डोनबास क्षेत्र से जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास होता है। अगला हम लोग
रशिया को ही पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर ये जो है, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्रीमिया, ठीक है। इस पे रशिया का कब्जा हो गया है। कारण क्या है, रसिया को क्रीमिया पे कब्जा करने का क्या कारण है? भाषाई रूप से यूक्रेन का जो पश्चिमी हिस्सा है ना वो अलग है और पूर्वी हिस्सा रूस के करीब है, तो रूस उसको निर्जातीय और भाषाई रूप से अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा करना चाहता है। वहाँ के लोग भी सहानुभूति रखते हैं रूस से, इस वजह से रूस को ये करने में मदद मिलती है। फिर क्रीमिया कब्जा करने का कारण क्या है? ये है कि पोर्ट सिटी नहीं है रूस के पास। पोर्ट सिटी ना होने के कारण क्या होता है कि मतलब आप समझिए कि व्यापार और वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती जैसे चाहिए, ठीक है। इसलिए पोर्ट सिटी की महत्ता की वजह से क्रीमिया पे कब्जा करना पड़ा रूस को, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम लोग को चलिए अब रूस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो शहर देखेंगे इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि समझिए ये पश्चिमी रूस का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। पश्चिमी रूस का सबसे बड़ा शहर है। लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। जलयान यहाँ होते हैं, रसायन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक टर्मिनल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जाननी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो मास्को जो है, मास्को शहर, ये भी यूरोपीय रूस का ही हिस्सा है, ठीक है। ये अरीय यातायात का उदाहरण है। मतलब अरीय यातायात मतलब जब एक ही सेंटर से कई अलग अलग दिशा में यातायात के साधन मिलते हों तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये अरीय यातायात का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा मास्को किस लिए जाना जाता है? तो इसके अलावा मास्को जो है मस्कावा नदी के तट पे है। पहली विशेषता ये है कि ये मस्कावा नदी के तट पे है। परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था, बाद में यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग उठ के इवानोवो में चला गया। इस समय ये इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला जो शहर पढ़ना है वो इवानोवो है, क्योंकि मास्को से जो सूती वस्त्र उद्योग आया वो यहाँ पे उठ के आ गया है, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। शहर का नाम इवानोवो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मास्को क्षेत्र है ना, यहाँ एक तुला कोल क्षेत्र है, ठीक है। तुला कोल क्षेत्र है। अब तुला कोल क्षेत्र होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो कोल क्षेत्र है ये यहाँ पे कोयला तो खूब है, लोहा नहीं है, ठीक है। तो लोहा यहाँ पे यूराल से मंगाया जाता है, जिससे क्या होता है, मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है और इस प्रदेश में गॉर्कीव नाम का शहर हुआ है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। गॉर्कीव शहर, ये क्या यहाँ क्या बनता है, तो ये रक्षा उपकरणों के लिए तथा लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। पूरी कहानी समझिए। तुला कोल क्षेत्र है, तुला कोल क्षेत्र जहाँ से कोयला मिलता है, और यहाँ पे अगर लोहा आ जाए, मतलब यूराल से लोहा आ जाए, यूराल बगल में ही है, यूराल क्षेत्र से लोहा आ जाए तो ये लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे विकसित हो जाएगा। जहाँ विकसित हुआ है शहर का नाम है गॉर्कीव, और लौह इस्पात के साथ ही यहाँ रक्षा उपकरण उद्योग का भी विकास हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि रूस जो है वो उतना बड़ा आर्थिक शक्ति नहीं है जितनी बड़ी मिलिट्री पावर है, ठीक है। सैन्य शक्ति ज़्यादा बड़ी है, और रूस जो हथियार है भारत में सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है, तो हथियार सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो गॉर्कीव एक महत्वपूर्ण शहर है इसके लिए, जो मास्को तुला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए हम लोग ये वोल्गा क्षेत्र का आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वोल्गा जो है ना, पहली बात तो जानिए कि वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी। इसके तट पे स्थित है कजान शहर। कजान शहर ट्रांस साइबेरियन रेलवे में का एक टर्मिनल है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यहाँ से होकर गुजरती है। वोल्गा जो है ना पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। वोल्गा क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार है, और वोल्गोग्राद जो यहाँ पे स्थित एक शहर है वो तेल शोधनशाला के लिए जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे पेट्रोलियम भंडार होगा, अगर उस देश के पास तकनीकी है पेट्रोलियम को शुद्ध करने की, तो वोल्गोग्राद में तेल शोधनशाला लग गई, ठीक है। समझिए एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है फैक्ट। अगला जो हम लोग को पढ़ना है उस क्षेत्र का नाम है यूराल पर्वत। इसको हम लोग यूराल औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, यूराल औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। अब देखिए औद्योगिक प्रदेश कहलाने का कारण क्या है कि यहाँ पे लोहे की प्राप्ति होती है। अब लोहे की प्राप्ति होती है और कोयला इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। कोयला दो जगह से आ जाता है, यहाँ कोयला आता है, यहाँ कोयला पहले तो तुला से आता है, लेकिन तुला में लिग्नाइट कोयला मिलता है। अगला डोनबास क्षेत्र से आता है,
इसके अलावा कजाकिस्तान से आ जाता है। तो यहाँ पे कोयले का इंपोर्ट करके लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और कौन कौन से शहर हैं? शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। निजनी तागिल शहर है, सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है येकातेरिनबर्ग, ठीक है, येकातेरिनबर्ग है। और चेलियाबिंस्क है, मैग्निटोगोस्क है, ठीक है। ये सारे शहर जो हैं ये लौह इस्पात उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसमें से जो नहीं भूलना है वो आपका ये नहीं भूलना है, येकातेरिनबर्ग अत्यंत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। निजनी तागिल को भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये वेस्ट साइबेरियन प्लेन क्या है? तो साइबेरिया क्षेत्र का वो हिस्सा जो मैदानी है, ठीक है, और जहाँ पे स्टेपी टाइप क्लाइमेट का विकास हुआ है उसको वेस्ट साइबेरियन प्लेन कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहेंगे मध्य या पश्चिमी साइबेरिया मैदान, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी होके जाती है, उस नदी का नाम है ओब नदी, ठीक है। ओब, येनिसी, लीना और आमूर, ये नदियाँ हम लोग को ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। आमूर नदी तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे जब हम लोग, अब देखिए ये है, अब हम लोग यहाँ से जैसे यूराल पार कर रहे हैं ना, तो हम लोग एशियाई रूस में आ गए, ठीक है। तो एशियाई रूस में आ गए, लेकिन रूस को ख़त्म कर देंगे क्योंकि फिर हम लोग एशिया में रूस को अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जा भी रहा है, ठीक है। अब चलते हैं ओब नदी पे। तो ओब नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं ये हम लोग अभी एशिया में दोबारा इसको रिपीट करेंगे। तो ओब नदी के तट पे जो शहर हैं उनका नाम है बर्नौल, ठीक है। आप लोग बर्नौल का नाम सुने होंगे, ये खुजली के लिए एक दवा है, ठीक है। रसायन उद्योग के लिए बर्नौल जाना जाता है। अगला जो शहर है उसका नाम है नोवासिरबर्ग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोवासिरबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब इसके बारे में क्या जानना है? इसके बारे में ये जानना है कि ये ओब तट पे है, ठीक, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है और साइबेरिया का मैक्सिमम जनसंख्या का क्षेत्र है। अब कारण क्या है लौह इस्पात उद्योग यहाँ कैसे हुआ? तो ये कुजबास औद्योगिक प्रदेश का एक क्षेत्र है। कुजबास में मिलता क्या है? कुजबास में मिलता है कोयला, ठीक है, कुजबास में मिलता है कोयला। जो चीज़ देखिए, जो ट्रेन यहाँ से कुजबास से जाती है यूराल को, तो यहाँ से ले जाती है क्या? कोल लेके जाती है, और उधर से लेके क्या आती है? उधर से लौह लेके आ जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इससे यूराल औद्योगिक प्रदेश की भी जरूरत पूरी हो गई, कुजबास औद्योगिक प्रदेश की भी जरूरत हो गई। कुजबास औद्योगिक प्रदेश विशुद्ध रूप से साइबेरिया में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब एशियाई हिस्से में है। नोवासिरबर्ग का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा पढ़े? तो मैग्निटोगोस्क पढ़े थे, मैग्निटोगोस्क पढ़े, और फिर येकातेरिनबर्ग पढ़े, ठीक है। उसी तरह कुजबास औद्योगिक प्रदेश में लोग क्या पढ़े हैं? तो नोवासिरबर्ग पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं येनिसी की तरफ। तो येनिसी नदी के तट पे, अब देखिए येनिसी किस जगह बहती है? तो ये है मध्य साइबेरिया का पठार, ठीक है। अब ये थोड़ी सी पठारी संरचना है, दूसरे जलवायु भी टुंड्रा है, क्योंकि ये कहाँ पे हम लोग आ गए हैं ये ध्यान देने वाली ज़रूरत है। तो ये हम लोग आ गए हैं मध्य साइबेरिया के पठार पे, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुस्ता भी आ जाएगी, इसलिए पठारी संरचना हो गई है। यहाँ पे जो शहर है इसको हम लोग देखते हैं, तो ये है इगारका, ठीक है। इगारका और नॉर्लिक्स दो शहर जो हैं वो साइबेरिया के पठारी क्षेत्र में है। नॉर्लिक्स जो है ना उत्तरतम नगर का उदाहरण है, ठीक है, ये उत्तरतम नगर का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा इगारका जो है उत्तर में स्थित एक बृहद जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ ठीक ठाक जनसंख्या रहती है इगारका में, ठीक है, और ये येनिसी नदी के तट पे है, ये भी एक चीज़ हो गई। तो ये दोनों शहर याद रखने। नॉर्लिक्स उत्तरतम नगर है, विश्व में सबसे उत्तर में स्थित नगर है, लेकिन अगर राजधानी पूछे तो रेकजाविक हो जाएगा, जो आइसलैंड की राजधानी है। इसके अलावा लीना और आमूर नदी है। बैकाल झील यहाँ पे जिसके तट पे एक शहर स्थित है, इसका नाम है, शहर का नाम है इरकुटस्क, ठीक है। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इंपोर्ट की जाती रही होंगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुजबास के करीब है, तो हो सकता है यहाँ दोनों चीज़ें वहीं से मंगाई जा रही हूँ। बैकाल डीपेस्ट लेक है, ये हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग एशिया की मैपिंग करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऊपर ध्यान देनी है, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो इसके शहरों का नाम याद करना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे ज़रूर एक बार, ताकि आपके दिमाग में एक बार कुछ बना रहे। फिर बार बार अगर मैपिंग पढ़ेंगे, दोबारा से वीडियो देखेंगे, तो ये वाला पार्ट बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ना, वो शुरू कहाँ से होता है? तो ये शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग से, और ख़त्म कहाँ होता है? व्लादिवोस्टॉक में। शुरू होता है यूरोप से और ख़त्म होता है एशिया में, ठीक है। सोचिए कितना लंबा है।
अब ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और मॉस्को जाता है। मॉस्को वहाँ की राजधानी है, ठीक है। मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश है। फिर अगला शहर साराटोव जाता है, ठीक है। साराटोव के बाद येकातेरिनबर्ग, हम लोगों ने पढ़ा था, यूराल धात्विक क्षेत्र में या यूराल क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक प्रदेश है लौह इस्पात उद्योग के लिए। इसके मैग्नेटोगोस भी लौह इस्पात उद्योग के लिए है, तो दोनों से लौह इस्पात उद्योग यहाँ से लग जाता रहा होगा। इसके बाद ओमस्क जाता है, फिर नोवासिरबर्स्क जाता है, जिसको साइबेरिया का शिकागो कहते हैं। ये कुजबास क्षेत्र में स्थित है, कुजबास क्षेत्र में स्थित है, और ये भी क्या है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग रिपीट कर रहे हैं, नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद टोमस्क जाता है, फिर इरकुटस्क जाता है जो बैकाल तट पे है, ये भी क्या है, ये भी लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। इसके बाद क्रासोयास्क जाता है, आगार्स्क जाता है, उलान उदय जाता है, चीता जाता है, खैबर खोस्क, उसरिस्क, फिर व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक एशियाई रूस का हिस्सा है, जो किसके लिए जाना जाता है, तो ये जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, एशिया में स्थित है। तो ये था हमारा रशिया। इसके साथ हमारा मैपिंग जो है, ये मेजर जो स्टेट हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हम लोग को थोड़ा थोड़ा छोटे स्टेट को देखना था, तो उसको देख लेते हैं, तो हमारा राजनीतिक ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा टफ था, आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी पुट होता है, ध्यान देने वाली बात ये है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी रहता है, ठीक। तो हम लोग इटली पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग को स्विट्ज़रलैंड जाना था। यहाँ के कुछ शहर हम लोग को देखने हैं। स्विट्ज़रलैंड इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पे इसकी राजधानी है बर्न, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे जेनेवा है, जेनेवा पे बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं। जेनेवा संधियों के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिचिस्तान, जो आप लोगों ने देखा था। लिचिस्तान जो है ना, वो दो देशों के बीच में है, इसकी राजधानी है वाल्दूज। इसके बाद अगला हम लोग को ऑस्ट्रिया पढ़ना था। ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है उसका नाम है वियना। वियना डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हो गया स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। इसके बाद हम लोग हंगरी पे आते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अगेन बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हंगरी के बाद हम लोग आ गए बाल्कन कंट्री वाले पे, सर्बिया में। तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ये भी किसके तट पे, डेन्यूब के तट पे है। इसके अलावा अब हम लोग इधर देख लेते हैं, तो जो क्रोएशिया है, ये पीला वाला हिस्सा, ये पीला वाला जितना हिस्सा है ना, ये क्रोएशिया है, ठीक है। देखिए क्रोएशिया थोड़ा बड़ा स्टेट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी है जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी है, क्रोएशिया यहाँ पे, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, ठीक है। स्लोवेनिया की राजधानी है लुजाना, ठीक है। लुजुब्लियाना भी कहते हैं, लुजुब्लुजाना भी कहते हैं, लजाना भी कहते हैं, जो कह लीजिए। इसके बाद है बोस्निया हेजगोविना। इसकी राजधानी है साराजेवो, ठीक है। ये राजधानी आप लोग 10-12 कंट्रीज़ की एकदम नोट कर लीजिएगा। अगला जो ये ब्लू वाला है, ये मॉन्टेनिग्रो है। इसकी राजधानी है पोडगोरिको। इसके बाद यहाँ पे है अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराना। फिर हमारा ग्रीस, इसकी राजधानी है एथेंस, ठीक है। यहाँ पे एक और शहर है जिसको हम लोग को ध्यान देना है ग्रीस का। इस शहर का नाम है ओलंपस, ठीक है। ओलंपिक खेल यहीं से शुरू हुए थे, ओलंपस यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोसोवो पढ़ेंगे। कोसोवो की राजधानी है स्कॉप्जे, ठीक है। अगला है फिर बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ये भी बाल्कन कंट्री है, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस टर्की जो है दोनों कॉन्टिनेंट में है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो इसका एक शहर है जो यूरोप में स्थित है, इसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इस्तांबुल, ठीक है। तो कभी पूछ ले अगर, तो ये है, इसको यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं से ये जो है जल संधि है, यहाँ जल संधि है, सी ऑफ मरमरा है, और यहीं से एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक सी, एशिया यूरोप दोनों के बीच में है। फिर ये देखिए यहाँ से फिर एशिया ये शुरू है, ठीक है। ऐसे ऐसे अब मैप हम लोग का यूरोप का ख़त्म होता है, एशिया का शुरू होता है। अब देखिए ये वाला हिस्सा जितना है, ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा यूरोप का है, लेकिन इसके नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगला हम लोग को स्टेट पढ़ना है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, ठीक है। बुखारेस्ट डेन्यूब के तट पे स्थित नहीं है, ये ध्यान देना है। तो कुल 4 ही राजधानियाँ डेन्यूब के तट पे हैं। बुखारेस्ट तट के करीब है, ठीक है। रोमानिया यहाँ हो गया। अगला स्टेट है हमारा माल्डोवा। माल्डोवा की राजधानी है चिसिनाव, ठीक है। चिसिनाव यहाँ की राजधानी है। ये भी ये एक तरह से क्या है, देखिए स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। तो ध्यान देना है, यूक्रेन से घिरा हुआ है, कभी ब्लैक सी को टच नहीं करता है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर तो हम लोग यूरोप उसमें पढ़ेंगे, एशिया वाले में। एक बार ब्लैक सी को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो है ब्लैक सी को टच करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि एशिया ही टच करता है, एशिया कह रहे हैं, टर्की ही टच करता है।
तो पहला है टर्की, ठीक है, फिर है जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद इधर रशिया, ऊपर यूक्रेन, फिर इधर हो गया, देखिए यूक्रेन मोल्डोवा को ब्लॉक कर दे रहा है इसलिए मोल्डोवा नहीं करता, इसके बाद रोमानिया, इसके बाद बुल्गारिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल 6 राष्ट्र जो हैं वो ब्लैक सी को, काला सागर को टच करते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछता है। कैस्पियन सागर को कौन कौन टच करता है ये हम लोग एशिया वाले में पढ़ेंगे और ये फिर इसको रिपीट भी। इसी के साथ हमारी यूरोप की मैपिंग ख़त्म होती है, प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अभी एकदम नया है, प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का। फ्यूचर PCS 01 हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे PDF क्विज़ वगैरह मिलती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना दायित्व अपना निभाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए।